Assalamu alaikum and welcome to Educare ACC Hub. So today we are starting a series of lecture of financial accounting FA1, the very first subject of ACCA. आपका ये जो सब्जेक्ट है ACCA के डिसिप्लिन के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक ही स्टेज पे नहीं है। आगे आपके पास FA1 के बाद आपका फर्दर ये एक्सप्लेनेशन इसमें या फर्दर एडवांसमेंट इसमें आती है, वो FA2 का पेपर है। देन है इसके बाद आपके पास F3, देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F7 एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग SBR। सो हर पेपर के हवाले से उसके पेपर पैटर्न में चेंजेस आती जाती हैं। बात करें हम अगर FA1 के उसके पेपर की तो उसमें 50 MCQs आते हैं। MCQs मीन्स कि इसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस अवेलेबल होंगी जिसमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना होगा। सो देर आर 50 MCQs विच आर टू बी completed in a 2 hours period। सो इन लेक्चर्स में हम जो फॉलो करेंगे वो कैप्लन की बुक में से जो भी आपके पास मटेरियल गिवन है उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ फर्दर एडिड मटेरियल भी होगा इसमें कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। तो फ्रॉम वेरी बेसिक अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्योंकि अकाउंटिंग है, आपने इससे पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी या अगर आपने पढ़ी है अकाउंटिंग आईकॉम वगैरह में तो फिर भी उसको कुछ एक्सप्लेन करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ सेड टू बी अ प्रोसेस of recording financial transaction pertaining to a business, and the accounting process includes summarizing, analyzing and reporting these transactions. So this is the definition of accounting। तो इस तरह से इसे डिफ़ाइन करने के बावजूद अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो हम ज़रा इसे कंसेप्चुअली कंसिडर करते हैं। अगर हम कंसेप्चुअली बात करें तो अकाउंटिंग इज सेड टू बी अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड हु एवर हैज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लैंग्वेज, जिसको भी इस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड इन द बिजनेस। वो ये समझ सकता है कि बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है और बिजनेस की पोजीशन क्या है। लाइक आई एम टॉकिंग टू यू इन उर्दू और इन इंग्लिश, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसी तरह जिस भी पर्सन को अकाउंटिंग की लैंग्वेज आती होगी वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि बिज़नेस में क्या पोजीशन चल रही है, बिज़नेस की क्या परफॉर्मेंस है बिज़नेस की। रिमेंबर दैट अगर आप किसी भी टाइप के स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप कोई मैचेस वगैरह देखते हैं, तो यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट्स ऑफ द मैच। आप कोई भी मैच देखेंगे, चाहे फुटबॉल का मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, आप यकीनन ये जानना चाहेंगे कि इस मैच का रिज़ल्ट क्या है, कौन जीता है कौन हारा है। सेम इसी तरह एक पर्सन जब कोई बिज़नेस की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है तो ये जानना चाहता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिज़नेस में उसने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस सस्टेन किया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग को कह रहे हैं कि इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो इट इज़ बेटर कि हम अंडरस्टैंड करें व्हाट इज़ मीन बाय बिजनेस। बिजनेस को डिफरेंट वेज में डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन द सिंपल डेफिनेशन ऑफ बिजनेस वुड बी एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे अब डिफाइन किया जा रहा है कि लीगल एक्टिविटी कि जो बिजनेस में जो आपने परफॉर्म किया है फॉर अर्निंग प्रॉफिट, आपकी इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करने की है, एंड दिस इज रिमेंबर कि ये आपकी लीगल एक्टिविटी। यानी बिजनेस में नो डाउट आपके पास लॉसेस आप सस्टेन करते हैं, लेकिन हम बिज़नेस को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि आप बिज़नेस क्यों करते हैं। आप बिज़नेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट इज सेड टू बी सोल ट्रेडर, सेकेंड इज पार्टनरशिप एंड थर्ड इज कंपनी। सोल ट्रेडर में एक ही पर्सन जो है वो बिजनेस का ऑनर है, वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ही इज़ द पर्सन हु इज़ एंटाइटल टू द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये वो बंदा है कि जो बिजनेस के प्रॉफिट का हकदार है, एंड आल्सो लायबल फॉर द लॉसेस ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के लॉसेस का जिम्मेदार भी है।
इसकी कॉमन एग्जांपल आपके पास आपके करीब में कोई भी शॉपकीपर जिसने कोई जनरल स्टोर स्टार्ट किया हुआ है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोल ट्रेडरशिप, जिसमें वो एक पर्सन खुद से बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और जो भी बिज़नेस में प्रॉफिट या लॉस है वो उसका ज़िम्मेदार और हकदार है। सेकंड बात ये है कि मेनली बिज़नेस के फंक्शन वो खुद ही परफॉर्म करता है। नो डाउट ही कैन एम्प्लॉय सम लेबर, अपनी हेल्प के लिए किसी एम्प्लॉय को रख सकता है, लेकिन मेन फंक्शन वो खुद ही परफॉर्म करता है। पार्टनरशिप, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर टू और मोर पर्सन शेयर ऑनरशिप एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस। ना सिर्फ ऑनरशिप शेयर करते हैं बल्कि बिजनेस को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करते हैं। ना सिर्फ ऑनरशिप शेयर की जाती है बल्कि बिजनेस को कैसे मैनेज किया जा रहा है वो ड्यूटीज़ आपस में डिवाइड कर लेते हैं। और थर्ड आपके पास फॉर्म ऑफ बिजनेस है दैट इज सेड टू बी कंपनी, एंड इट इज सेड टू बी अ फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट ऑपरेट एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी देन इट्स क्रिएटर। यानी जिसमें हम ये कहते हैं कि बिजनेस अपने ऑनर से सेपरेट है, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। सो दीज आर द वे कि जिसमें बिजनेस को डिफाइन किया जाता है। बिजनेस तीन टाइप्स के हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। पहली टू टाइप के बिजनेस सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप का कंपनी से थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट टू जो फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, इन बिजनेस में दिस आर द टाइप ऑफ बिजनेस विच आर ओन्ड एंड मैनेज बाय सेम पर्सन, ओन्ड एंड मैनेज बाय सेम पर्सन, राइट। लेकिन जो थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस है इट इज़ नॉट ओन एंड मैनेज बाय सेम पर्सन, इट इज़ अ कंपनी। कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है मार्केट में, जो भी लोग उसके शेयर परचेज कर लेते हैं वो समझो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा वो भी बिजनेस का तक ऑनर कंसिडर किया जाएगा। सो अब किसी भी कंपनी की बात की जाए, उसके जब शेयर इशू किए जाते हैं तो सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग पीपल वो शेयर्स परचेज कर सकते हैं। सो किसी भी कंपनी के शेयर एक शॉपकीपर परचेज कर सकता है, एक स्टूडेंट परचेज कर सकता है, एक टीचर परचेज कर सकता है, एक लॉयर परचेज कर सकता है, एक डॉक्टर परचेज कर सकता है, एक इंजीनियर परचेज कर सकता है। सो द शेयर्स आर ओन बाय people who belong to different section of societies, right? Now the other thing is that they don't have particular expertise to run the business, उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि वो बिजनेस चला सकें, और दे डोंट हैव द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टू रन द बिजनेस, एंड दे आर इन लार्ज नंबर, और वो बहुत ज़्यादा तादाद में भी हैं। सो चाहे उनके पास एजुकेशन या क्वालिफिकेशन हो भी तो इतने सारे लोग मिलके बिजनेस नहीं रन कर सकते। सो दे अपॉइंटेड डायरेक्टर टू रन द बिजनेस ऑन देयर बिहाफ। तो फिर वो क्या करते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कि जो उनके बिहाफ पे बिजनेस रन करें, राइट। सो इसमें ये आपके पास बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर किया जाता है। अब अगर हम बुक से बात करें, इसकी जो ट्रांजैक्शंस आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शन से ही आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सो बुक से इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। सो बुक में सबसे पहले बात की जा रही है टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन की। बट बिफोर कंसिडरिंग द टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फर्स्ट हमने देखना ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्या। इट इज़ एन इवेंट दैट इन्वॉल्व एन इंटरचेंज ऑफ गुड्स। एक इवेंट है जिसके नतीजे में गुड्स चेंज होती हैं, मनी एक्सचेंज होता है या सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं बिटवीन टू और मोर पार्टीज। आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी एन इवेंट, ये एक इवेंट है जिसमें या तो आपके पास गुड्स, मनी और सर्विसेज ये सब एक्सचेंज होता है दो पार्टीज के दरमियान। या फिर आप कह सकते हैं कि व्हेनेवर प्रॉपर्टी चेंजेस हैंड, व्हेनेवर प्रॉपर्टी चेंजेस हैंड देयर हैज़ बीन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसे फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। व्हेनेवर देयर इज़ अ प्रॉपर्टी चेंज और प्रॉपर्टी चेंज हैंड्स देन देयर हैज़ बीन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो ये तो डेफिनेशन होगी बिजनेस ट्रांजैक्शन की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ ईजी वे, और वो है कि मेन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आपके पास है सेल्स एंड परचेजेस।
So here in the book they have defining that every business sell goods or services to customer. हर बिजनेस या तो चीज़ें बेचता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, एंड गेट्स पेड फॉर व्हाट इट सेल्स, और जो भी चीज़ें वो बेचता है उसके लिए वो कीमत रिसीव करता है। जैसे कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर वाले हैं तो आप मेडिसिन सेल करेंगे, आप एक स्टेशनरी वाले हैं तो स्टेशनरी सेल करेंगे, और उसके बदले कुछ ना कुछ अमाउंट आप रिसीव करेंगे। अगर आप कंप्यूटर मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ऑडिटर हैं तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अगर लॉयर हैं तो आप अपने क्लाइंट को लॉ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सो एवरी बिजनेस सेल गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर एंड गेट्स पेड फॉर व्हाट इट सेल्स। अब एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस क्या होता है, ये आम रिटेल बिजनेस जो डायरेक्टली कंज्यूमर को, फाइनल कंज्यूमर को चीज़ें सेल करते हैं, सच एज डिपार्टमेंट स्टोर एंड सुपरमार्केट हैव टू बाय गुड फॉर रीसेल टू शॉपर्स। वो चीज़ें खरीदते हैं किस लिए, दोबारा बेचने के लिए, किनको, शॉपर्स को। एंड अ गैरेज हैज़ टू बाय कार पार्ट्स एंड कंपोनेंट टू डू रिपेयर ऑफ कस्टमर कार। अब यहाँ पे गैरेज जो है, कार मैकेनिक्स जहाँ पे होते हैं, गैरेज जो है वो चीज़ें परचेज़ कर रहा है, कार के पार्ट्स परचेज़ कर रहा है, उसके कंपोनेंट परचेज़ कर रहा है, किस लिए, ताकि कस्टमर की कार को रिपेयर कर सके। किसी का मिरर डैमेज हुआ है तो मिरर को रिपेयर करके, चेंज करके रिप्लेस कर दिया जाए। इसी तरह जो भी डिफरेंट बॉडी पार्ट हैं कार के, उनको चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए गैरेज क्या करेगा, पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को परचेज़ करेगा। इसी तरह बिजनेस बाय स्टेशनरी एंड कंप्यूटर फॉर देयर ऑफिस वर्क एंड मैनी बिजनेस हैव एम्प्लॉयज़ एंड हैव टू पे फॉर देयर लेबर। अब बहुत से बिजनेस हैं उसमें अकेला ऑनर अगर है तो शायद वो बिज़नेस को उतना बेहतर मैनेज ना कर सके, सो फॉर हिज ओन हेल्प वो अपने पास किसी को एम्प्लॉय रख लेता है। और नॉर्मली अगर हम बात करें पार्टनरशिप या कंपनी के बिज़नेस की, तो कंपनी के बिज़नेस में तो बहुत से आपके पास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है। डिपेंड करता है स्केल ऑफ बिज़नेस में। एक स्मॉल स्केल पे जो बिज़नेस किया जा रहा है शायद वो ऑनर खुद से मैनेज कर सके, लेकिन जैसे जैसे बिज़नेस में ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी, काम बढ़ेगा, ही नीड्स सम हेल्पर, सो वो क्या करेगा, अपने पास एम्प्लॉय रखना शुरू कर देगा। नाउ ऑल बिजनेस इनकर एक्सपेंसेस फॉर वेरियस सर्विसेज। हर बिजनेस जो है वो एक्सपेंस खर्च करता है जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए। जैसे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेलीफोन सर्विस हो गया, प्रॉपर्टी रेंटल कॉस्ट होगी, लोकल टैक्सेशन, तो देयर आर डिफरेंट एक्सपेंसेस। यानी अगर आप कोई अपनी शॉप ओपन करते हैं किसी मार्केट में तो उस शॉप का आपको रेंट देना पड़ेगा, फिर आपको उस शॉप के हवाले से, अपने बिज़नेस के हवाले से एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। आप उस बिज़नेस में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको पे करना पड़ेगा, टेलीफोन यूज़ करते हैं तो टेलीफोन का बिल पे करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। आपके पास जो बिज़नेस प्रॉफिट अर्न करेगा उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स भी गवर्नमेंट को पे करना होगा। नाउ वी आर कंसिडरिंग द ट्रांजैक्शन विद अनदर प्रॉस्पेक्ट, और वो है कि ट्रांजैक्शंस को या तो कहा जाता है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, या फिर इन्हें कहा जाता है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। Either they are said to be cash transaction or they are said to be credit transaction. अगर हम सिंपली बात करें तो कैश ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन कि जिसमें ट्रांजैक्शन के वक्त ही कैश एक्सचेंज हो जाता है पार्टीज़ के दरमियान। जिस वक्त ट्रांजैक्शन हो रही है उसी वक्त कैश भी एक्सचेंज हो गया, देन इट इज़ सेड टू बी कैश ट्रांजैक्शन। एंड if the exchange of cash is postponed for some future date, if the exchange of cash is postponed for some future date, then फिर इसे नाम दिया जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। सो व्हाट दे आर सेइंग, मोस्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज आर ईदर कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। विद अ कैश ट्रांजैक्शन द बायर पेज फॉर द आइटम ईदर अपॉन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या तो जिस वक्त गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं, वो ख़रीद रहे हैं, उसी वक्त बायर पे कर देगा, और दे पे इन एडवांस। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर बायर एडवांस में भी पेमेंट कर देता है तो दिस इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन। इफ़ द बायर पेज इन एडवांस देन इट इज़ नोन टू बी द कैश ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल सेल्स इन अ शॉप और सुपर मार्केट आर कैश ट्रांजैक्शन। आप किसी भी कैश एंड कैरी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं वो यूजली कैश पे होती है, बिकॉज द कस्टमर पेज एट द कैश डेस्क और कैश काउंटर और चेकआउट पॉइंट।
विद क्रेडिट ट्रांजेक्शन द बायर डजंट हैव टू पे फॉर द आइटम ऑन रिसिप्ट, कि जिस वक्त वो चीज़ें रिसीव कर रहा है उसे उस वक्त उसकी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इज़ अलाउड सम टाइम, उसे कुछ टाइम अलाउ कर दिया जाता है जिसे क्रेडिट पीरियड कहा जाता है। बिफोर हैविंग टू मेक पेमेंट, कि पेमेंट करने से पहले, लाइक आपकी आपके बायर के साथ ट्रांजैक्शन हुई ऑन 1 जून, आपने उसे 20 डेज़ का पीरियड दिया कि वो 20 डेज़ में पेमेंट कर दे। सो दिस 20 डे पीरियड इज सेट टू बी द क्रेडिट पीरियड, और ये ट्रांजैक्शन फिर अब आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर की जाएगी। एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, कि वेलोसिटी बुक पब्लिशर प्लेसेस एन ऑर्डर विद प्रिंटिंग कंपनी क्यू प्रिंट। वेलोसिटी बुक पब्लिशर ने ऑर्डर प्लेस किया प्रिंटिंग कंपनी को टू प्रिंट 5000 कॉपीज ऑफ न्यू बुक दे आर पब्लिशिंग, कि 5000 बुक्स वो पब्लिश करें। क्यू प्रिंट एग्री टू प्रिंट द बुक्स एंड वेलोसिटी बुक पब्लिशर विल बी गिवन अप टू 60 days टू पे आफ्टर द बुक हैव बिन प्रिंटेड। अब वेलोसिटी बुक पब्लिशर को कितने दिन दिए गए? 60 डेज के, वो 60 दिन के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। क्यू प्रिंट डिलीवर द बुक्स इनटू द वेयर हाउस ऑफ वेलोसिटी बुक पब्लिशर। अब क्यू प्रिंटर ने क्या किया, जो बुक्स उन्होंने पब्लिश की थी वो वेलोसिटी के वेयर हाउस में, उसके स्टोर में पहुंचा दी। कब पहुंचा दी? ऑन 1 मार्च। अब 1 मार्च से उसका पीरियड शुरू होता है 2 मंथ्स का या 60 डेज का। सो आफ्टर 2 मंथ्स द डेट वुड बी 1 मई। तो यानी वेलोसिटी बुक पब्लिशर को 60 डेज़ का नोटिस या इनवाइस दे दी गई है कि वो 60 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दें। एंड सबमिट अ डिमांड फॉर पेमेंट। ये जो डिमांड फॉर पेमेंट है इसे इनवाइस का नाम दिया जाता है। जब सेलर जो है गुड्स डिलीवर कर देता है बायर को, जब सेलर गुड्स डिलीवर कर देता है बायर को, तो फिर वो डिमांड करता है कि उसको उन गुड्स की पेमेंट दी जाए। ये डिमांड फॉर पेमेंट एक डॉक्यूमेंट पे की जाती है जिसे नाम दिया जाता है इनवाइस। रिमेंबर दिस इज द इनवाइस। फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नोन टू बी सेल इनवाइस एंड फ्रॉम द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज सेड टू बी परचेज इनवाइस। सो यहाँ पे क्यू प्रिंट ने 15,000 की इनवाइस दी, यानी 15,000 की डिमांड फॉर पेमेंट की, जो कि वेलोसिटी बुक पब्लिशर जिसने चीज़ें पब्लिश करने का ऑर्डर दिया था उसके लिए परचेज इनवाइस है, और क्यू प्रिंट के लिए ये सेल इनवाइस है। एंड दैट अमाउंट इज पेबल ऑन और बिफोर 1 मई। इसका मतलब ये नहीं है कि 60 डेज़ का पीरियड दिया गया है तो वो 60 दिन बाद ही पेमेंट करेगा, नहीं, ही कैन मेक पेमेंट बिफोर दैट डेट। वो उससे पहले भी, वेलोसिटी पब्लिशर इससे पहले भी पेमेंट कर सकता है। सो इट इज सेड टू बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन बाय सो because velocity book publisher does not have to pay for the purchased item when it order the books nor even when the books are received। अब इसमें किस वजह से हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कह रहे हैं कि वेलोसिटी पब्लिशर को जब उसने चीज़ें परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया या जब उसने गुड रिसीव की उस वक्त में उसे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। इंस्टेड इट हैज़ बिन गिवन टाइम टू पे आफ्टर द गुड्स हैव बिन रिसीव। जब गुड्स रिसीव होगी तब उसे टाइम दिया गया कि वो ये पेमेंट कर सकता है इतने टाइम पीरियड में। सो मोस्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन टू बिजनेस आर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मोस्ट, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। इन अदर वर्ड्स बिजनेस यूजली बाय फ्रॉम अदर बिजनेस एंड सेल टू अदर बिजनेस ऑन क्रेडिट। तो ज़्यादातर एक बिजनेस दूसरा बिजनेस से ख़रीदता भी क्रेडिट पे है और बेचता भी क्रेडिट पे। ऑल्दो आपके पास कुछ ऐसे बिजनेस हैं कि जो परचेज तो क्रेडिट पे करते हैं लेकिन सेल कैश पे करते हैं, जिनकी एग्जांपल कैश एंड कैरी स्टोर या रिटेल बिजनेस है। लेकिन जनरली की बात कर रहे हैं हम कि ज़्यादातर बिजनेस यूजली अमूमन बाय करते हैं फ्रॉम अदर बिजनेस और सेल करते हैं दूसरे बिजनेस को ऑन क्रेडिट पे। द क्रेडिट टर्म्स सच एज हाउ लॉन्ग द बायर हैज़ टू पे आर एग्रीड बिटवीन द बायर एंड सप्लायर इन एडवांस। अब कितने अरसे का टाइम पीरियड दिया जाएगा बायर को कि वो उस अरसे में पेमेंट कर दे, ये पीरियड तय होता है बायर और सप्लायर के दरमियान। तो समरी की सूरत में सेल के हवाले से गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर दी गई कस्टमर को, और अगर उसने फ़ौरन से पेमेंट कर दी, इफ़ ही पेज इमीडिएटली, तो ये फिर ट्रांजैक्शन आपकी कैश ट्रांजैक्शन होगी। और अगर गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोवाइड की गई हैं और कस्टमर लेटर पेमेंट करता है, बाद में पेमेंट करता है, तो वो फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सेम इज़ द केस फॉर परचेजेस कि गुड्स और सर्विसेज परचेज की गई और इमीडिएटली पे कर दिया गया तो वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन है, और अगर लेटर पे किया जा रहा है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब हमारे से एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि अब्दुल
is given a haircut by Michael. So Michael here is a service provider. वो गुड्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो हेयर कट कर रहा है. हेयर कट कर रहा है मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो किसको प्रोवाइड कर रहा है? अब्दुल को. सो हेयर अब्दुल इज सेड टू बी द परचेजर. अब्दुल क्या होगा? परचेजर होगा. और माइकल जो है वो सेलर होगा. राइट. अगेन अब्दुल इज गिवन अ हेयर कट बाय माइकल हु इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड हेयर ड्रेसर, जो कि खुद अपना बिजनेस कर रहा है हेयर ड्रेसिंग का. राइट. अब्दुल पेज विद अ $10 नोट. अब्दुल ने क्या किया? $10 नोट पे कर दिया. व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इज दिस? अब देखें, जिस वक्त वो सर्विस ले रहा है उसी वक्त पेमेंट कर रहा है, तो है तो ये कैश ट्रांजेक्शन. ठीक है. पहला ऑप्शन वो दे रहे हैं सेल ऑफ गुड्स बाय माइकल. दिस इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि माइकल सेल तो कर रहा है लेकिन गुड्स नहीं सेल कर रहा, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. सो दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकेंड आपके पास ऑप्शन आ जाता है सेल ऑफ सर्विसेज बाय अब्दुल. फर्स्ट ऑप्शन गलत है क्योंकि सेल ऑफ गुड की बात नहीं है. सेकेंड में उन्होंने ये ठीक कर दिया कि सेल ऑफ सर्विसेज है, लेकिन कह रहे हैं अब्दुल सर्विसेज सेल कर रहा है. ऐसा तो नहीं है. अब्दुल तो परचेज कर रहा है, इज अ परचेजर. जो सर्विस प्रोवाइडर है वो तो माइकल है. सो अगेन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. थर्ड वन, परचेज ऑफ गुड्स बाय माइकल. गुड्स माइकल परचेज कर रहा है. अगेन रॉन्ग, क्योंकि गुड्स की परचेज या सेल तो है ही नहीं. और अगेन माइकल परचेज भी नहीं कर रहा, माइकल तो सर्विस प्रोवाइडर है. नाउ फोर्थ वन, परचेज ऑफ सर्विसेज. दिस इज राइट बाय अब्दुल. दिस इज एब्सोल्युटली राइट कि सर्विसेज परचेज कर रहा है और वो भी अब्दुल परचेज कर रहा है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन. नाउ व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इज दिस फ्रॉम माइकल्स पॉइंट ऑफ व्यू? माइकल सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन सी ट्रांजेक्शन हुई? तो माइकल तो सेल कर रहा है ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेल हुई. और चूंकि जिस वक्त वो सेल कर रहा है उसी वक्त कैश रिसीव कर रहा है, जिस वक्त वो सेल कर रहा है उसी वक्त कैश रिसीव किया जा रहा है. सो दैट इज व्हाट इज नोन टू बी कैश सेल. अब ये बात आपके पास फर्स्ट ही ऑप्शन में मेंशन है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शंस को हम कंसिडर करते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है. रिमेंबर दैट MCQs करते हुए आपको सिर्फ ये नहीं कंसिडर करना कि विच ऑप्शन इज़ राइट, बल्कि ये भी देखना है कि बाकी तीन ऑप्शन किस वजह से गलत है. सो सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं क्रेडिट सेल. दिस इज़ नॉट द क्रेडिट सेल, क्योंकि जिस वक्त सर्विस प्रोवाइड की गई उसी वक्त पेमेंट होगी, तो दिस इज़ नॉट अ क्रेडिट सेल. अब चूंकि ट्रांजैक्शन की गई है माइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बात की जा रही है माइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो माइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ नॉट अ परचेज, दिस इज़ इनफैक्ट सेल. माइकल इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर. सो सी और डी इस वजह से गलत हैं कि उन्हें परचेजेस कहा गया. सो एक और बात कि हर जो डीलिंग है वो किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजेस और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल होगी. Every purchase from one person's or firm's point of view is a sale from the view of other party. So purchaser make payment and seller receive it in exchange for the goods or services supplied. Now there are some basic terms कि जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है. इनमें कुछ हम टर्म्स का इजाफा भी करेंगे. फर्स्ट इज सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी. यानी मैं आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके बदले या तो मुझे पैसे रिसीव करने हैं या मैं पैसे उसी वक्त रिसीव कर लेता हूँ. बट ट्रांजैक्शन इज़ फॉर मनी. मैं पैसे की खातिर ये गुड्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इनके बदले या तो मैं अभी आपसे पैसे रिसीव करूँगा या फ्यूचर में रिसीव करूँगा, तो दिस इज सेड टू बी ट्रांजैक्शन फॉर मनी. टर्म्स सच एज कमीशन एंड फीस आर आल्सो यूज इंस्टेड ऑफ सेल्स और सम सर्विसेज. लाइक एक टीचर जब अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, तो वो उससे फ़ी रिसीव करता है. एक लॉयर जो है अपने क्लाइंट का जब मुकदमा लड़ता है तो वो उससे फ़ी रिसीव करता है. एक डॉक्टर जब अपने पेशेंट को डील करता है तो वो उससे प्राइवेट डॉक्टर फ़ी रिसीव करता है. इसी तरह कमीशन ये है कि अगर आप किसी के बिहाफ पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप किसी के बिहाफ पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, देन यू विल रिसीव अ कमीशन. जैसे कि सेल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी की कोई चीज़ें सेल करता है, लाइक अगर वो आपके पास बैंक है तो बैंक के लिए वो डिपॉजिट लेके आता है, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बैंक के लिए, इसका उसे कमीशन मिलता है. नेक्स्ट इज परचेज, बाइंग गुड्स फॉर रीसेल और कंजप्शन. आगे जाके हम इसको मज़ीद डिटेल से करेंगे
कि बिज़नेस में जो गुड्स परचेज की जाती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, उन्हें तो परचेज के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जो चीज़ें बिज़नेस में कंजप्शन के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए परचेज की जाती हैं, उन्हें अपने नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। ओवरऑल ये परचेजेज ही हैं, लेकिन लेटर ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट में जब आप इन्हें रिकॉर्ड करेंगे तो थिंग्स विच आर परचेज विद एन इंटेंशन टू रीसेल, लाइक अगेन आप मेडिकल स्टोर वाले हैं, मेडिसिन परचेज कर रहे हैं रीसेल करने के लिए, तो ये मेडिसिन आपकी गुड्स हैं। इनके लिए आप जब भी अकाउंटिंग में टर्म यूज़ करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो परचेज की टर्म यूज़ करेंगे। अगर आप रिस्ट वॉच सेलर हैं तो रिस्ट वॉच आप परचेज करते हैं दोबारा बेचने की गर्ज से, तो ये रिस्ट वॉच आपके लिए गुड्स हैं और इनके लिए बिजनेस की बुक्स में, अकाउंटिंग की बुक्स में परचेजेस का ही नाम यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ आप इस्तेमाल करने के लिए ख़रीद लें, लाइक यू हैव परचेज अ मोटर व्हीकल फॉर यूज़ इन बिजनेस, देन दिस मोटर व्हीकल शुड बी रिकॉर्डेड इन इट्स ओन नेम, वो अपने ही नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑल्दो यू हैव मेड परचेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में जब भी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे अपने नाम से रिकॉर्ड करेंगे। रिसिप्ट, मनी रिसीव्ड ऑफन बट नॉट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम कैश से। तो कह रहे हैं कि जो पैसे आप रिसीव करते हैं वो आपकी रिसिप्ट कहलाती है, बट दिस मनी इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द कैश सेल। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी पैसे रिसीव किए हैं वो कैश सेल से ही किए। ऐसा नहीं है कि जो पैसे आपने रिसीव किए हैं वो गुड्स कैश पे सेल करने की वजह से रिसीव किए हैं। अगर आपने लास्ट मंथ में अपने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स सेल की थी, तो इस मंथ आप उससे भी पैसे रिसीव करेंगे, वो भी आपकी रिसिप्ट होगी। अगर आपके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा थे, आपने बैंक में जमा करा दिए, उस पर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी आपकी रिसिप्ट है। अगर आपके पास बिल्डिंग का कुछ हिस्सा आपकी ज़रूरत से ज़ायद है, आप उसे लेट आउट कर देते हैं, किराए पे दे देते हैं, तो ऐसी सूरत में जो आप रेंट रिसीव करेंगे ये भी आपकी रिसिप्ट है। सो बिजनेस में आपके पास डिफरेंट वे में रिसिप्ट हो सकती है, बट मोस्ट ऑफन इट इज़ कैश सेल। पेमेंट इज सेड टू बी मनी पेड आउट इन कैश और बाय चेक और अदर फॉर्म ऑफ बैंक पेमेंट। तो मनी आप जो है जो कैश की फॉर्म में पे करते हैं, चेक की फॉर्म में पे करते हैं, या और आपके पास डिफरेंट फॉर्म है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड सो ऑन, वो सब पेमेंट्स कहलाती हैं। इनकम अगेन एक जनरल टर्म है। देन सेल्स, अब आपके पास सेल में तो सिर्फ आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसके बदले आप पैसे रिसीव कर रहे हैं या करने का राइट रखते हैं। इसके अलावा भी आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव करते हैं, तो वो भी आपकी इनकम है। जब आप रिसीव कर लेंगे तो वो रिसिप्ट होगी, लेकिन जैसे ही आपके लिए वो अमाउंट रिसीवेबल होगी, दैट इज सेड टू बी योर इनकम। एक्सपेंसेस मीन्स इनकम जनरेट करने के लिए जो अखराजात किए जाते हैं वो एक्सपेंसेस हैं। इट मीन्स मनी स्पेंड फॉर रेंट। अगर आपने बिल्डिंग अपनी जो इस पर बिजनेस स्टार्ट किया है वो रेंट पे ली है, तो उसके लिए आप जो रेंट पे करेंगे वो आपका एक्सपेंस है। आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसके लिए पेमेंट करेंगे, वो आपका एक्सपेंस है। टेलीफोन, अकाउंट एंड सो ऑन। सो रिमेंबर दैट इनकम हमेशा रिसीव की जाती है, एक्सपेंस हमेशा पे किए जाते हैं, तो दीज आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। इनकम चाहे वो रेंट है चाहे वो इंटरेस्ट है, वो रिसीव की जाती है, तो आपके पास इनकम का रिसिप्ट के हवाले से कंसर्न है। सेम इज द केस फॉर पेमेंट एंड एक्सपेंसेस। नाउ दे आर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट एक्सपेंसेस डज नॉट इंक्लूड परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। यानी आपके पास एक्सपेंसेस उन्हें कहा जाता है कि जिनमें गुड्स की परचेज शामिल नहीं है, जिसमें गुड्स की परचेज शामिल नहीं है। और एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है? इट इंक्लूड्स परचेजेस, एक्सपेंसेस, मनी स्पेंट ऑन बाइंग एनीथिंग एल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी चीज़ जो आप बिजनेस के लिए ख़रीदते हैं वो सब एक्सपेंडिचर्स होती है। यानी जो आपके पास नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा गुड्स का परचेज किया जाना या बिजनेस में कोई भी चीज़ का ख़रीदा जाना आपके लिए एक्सपेंडिचर कहलाता है। नेक्स्ट इज मेथड फॉर पेमेंट। आपके पास बिजनेस में डिफरेंट पेमेंट की जाती हैं। अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की जाती है, दूसरे बिजनेस से जिनसे हमने चीज़ें परचेज़ की हैं उन्हें पेमेंट की जाती है। सो देयर आर डिफरेंट ट्रांजैक्शन कि जिसमें बिजनेस को पेमेंट करनी है। यू नीड टू नो अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर
or making payment to supplier. 4 common methods of receiving payment and making payment are used in many business. पेमेंट इन कैश, या आप कह सकते हैं नोट्स में या कॉइन्स में पेमेंट करना. स्मॉल बिजनेसेस में आपके पास पेमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को, चाहे आप पेमेंट कर रहे हैं सैलरी की, तो वो कैश में की जाती है. पेमेंट्स बाय डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड. तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट कार्ड एंड द क्रेडिट कार्ड. Simply, if you have some money in your account and you are withdrawing that amount for making payment, it means you are using debit card. आपके अकाउंट में कुछ पैसे मौजूद हैं और आप वहाँ से पैसे लेकर अपनी कोई पेमेंट करते हैं, तो इट मीन्स कि आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं. एंड इफ़ यू डोंट हैव मनी इन योर अकाउंट बट द बैंक हैज़ अलाउड यू अ सर्टन लिमिट, कि आप इस लिमिट को भी यूज़ कर सकते हैं, आपको ऑथराइज़ किया गया है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, देन यू आर मेकिंग पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड. पेमेंट बाय चेक and automated receipt and payment through the business bank account. एग्जाम्पल इसकी है स्टैंडिंग ऑर्डर एंड डायरेक्ट डेबिट. तो इसमें भी डिफरेंस हमने बड़े केयरफुली कंसिडर करना है कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है और डायरेक्ट डेबिट क्या है. रिसीविंग एंड मेकिंग पेमेंट बाय ईच ऑफ दिस मेथड, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. चलो ठीक है. पैटी कैश. पैटी कैश कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश विच इज़ रिटेन इन द बिजनेस फॉर मेकिंग स्मॉल एक्सपेंसेस. पेमेंट ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस उसे कहा जाता है. सो मोस्ट बिजनेस प्रेफर टू मेक अ फ्यू पेमेंट इन नोट्स एंड कॉइन्स एज पॉसिबल. सो इट इज़ मोर सिक्योर. नो डाउट आपके पास सिक्योर तो यही है कि आप चेक के ज़रिए पेमेंट करें या ऑनलाइन पेमेंट करें, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ थेफ्ट का रिस्क नहीं है. लेकिन समटाइम आपके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप चेक की सूरत में पेमेंट करें, ख़ासतौर पर जब एक्सपेंसेस आपके बहुत माइनर हों. जैसे कैंटीन का आपने बिल देना है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप उसे कैश की सूरत में पे कर दें. एग्जाम्पल ऑफ आइटम दैट माइट बी पेड फॉर बिजनेस इन कैश माइट इंक्लूड पेमेंट फॉर स्मॉल ऑफिस एक्सपेंसेस लाइक कॉफ़ी, बिस्किट, स्टैम्प्स, जिसके लिए चेक नहीं यूज़ किए जाते हैं. पेमेंट फॉर टैक्सी फेयर्स फॉर बिजनेस पर्पस, अगर आपने टैक्सी का किराया पे किया है बिजनेस पर्पस के लिए तो वो. पेमेंट फॉर ट्रैवल कॉस्ट सच एज रेल एंड बस फॉर बिजनेस पर्पस. एंड पेमेंट फॉर फ्लावर्स टू सेंड टू एन एम्प्लॉय हु इज़ ऑफ सिक. कोई बीमार हो गया तो उसको भेजने के लिए, एम्प्लॉय बीमार हो गया उसे आपने फ्लावर्स भेजे, तो ये भी आपके पास स्मॉल पेमेंट कंसिडर की जाती है. अब एक आपको बात बता दें कि जो स्मॉल अमाउंट इन कैश है ना, वो बिजनेस प्रेमिसेस में इसी मकसद के लिए सेट असाइड कर दी जाती है. अ स्मॉल अमाउंट इन कैश इज हेल्ड ऑन बिजनेस प्रेमिसेस फॉर सच पर्पस. सो इन अ बिजनेस दैट रेयरली मेक्स कैश ट्रांजेक्शन लाइक लार्ज इंजीनियरिंग फर्म, दिस इज कॉन्वीनियंट. तो एक ऐसा बिजनेस कि जिसमें कैश ट्रांजैक्शन बहुत कम होती हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत इजी है कि आप इन छोटे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कुछ कैश अपने पास रखें. एंड द टाइप ऑफ बिजनेस दैट रेगुलरली हैंडल्स कैश लाइक रेस्टोरेंट, इट इज़ यूजफुल टू कीप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेटी कैश सेपरेट फ्रॉम इनकम रिसीव फ्रॉम सेल. तो चूंकि आप एक रेस्टोरेंट के बिजनेस में कैश तो रिसीव कर रहे हैं, रेगुलरली रिसीव कर रहे हैं, तो इट इज़ बेटर कि उस वक्त आप कुछ स्मॉल अमाउंट सेट असाइड रख लें. स्मॉल अमाउंट जो है वो सेपरेट रख लें इन एक्सपेंसेस के लिए. दिस मेक इट ईजियर टू रिकॉन्साइल द कैश रिसीव विद रिकॉर्ड ऑफ मील सर्व एंड इन्वेस्टिगेट एनी डिस्क्रिपेंसीज देन इट वुड बी इफ अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर एबल टू टेक कैश फ्रॉम द सेल्स इनकम टू स्पेंड ऑन वेरियस एक्सपेंसेस एट एनी टाइम. तो इससे क्या होता है, आपके लिए ईजियर हो जाता है कि आप रिकॉन्साइल करें कि कितना आपने कैश रिसीव किया था और कितने आपने मील सर्व किए हैं, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो, कोई डिफरेंस आ रहा हो, तो उसे इन्वेस्टिगेट किया जाए. और इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं करते और एम्प्लॉयज़ को अलाउ कर देते हैं कि वो स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए जब चाहें कैश विड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में इसको रिकॉन्साइल करना मुश्किल हो जाएगा. यानी ये कहा जा रहा है कि अगर आप रेस्टोरेंट के बिज़नेस में कुछ स्मॉल अमाउंट सेट असाइड रख लेते हैं और जो भी स्मॉल एक्सपेंसेस हैं उसी अमाउंट में से करते हैं, तो आपके लिए रिकॉन्साइल करना आसान होगा. उसकी निस्बत अगर कोई भी कैश सेट असाइड नहीं करते, तो फिर तो बहुत से एम्प्लॉयज़ को जो भी एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट ज़रूरी चाहिए वो निकाल लेंगे और फिर इसको रिकॉन्साइल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो दिस इज़ द पॉइंट दे आर सेइंग. पेरोल में हमारे पास ये बात है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे बिज़नेस के रजिस्टर पे मेंशन है उन सबको पेमेंट की जाती है. दिस इज सेड टू बी पेरोल. अब कुछ एम्प्लॉयज़ को पेमेंट की जाती है वीकली बेसिस पे, कुछ को मंथली बेसिस पे. किस दिन के हिसाब से उन्हें पेमेंट की जाएगी इसके बारे में डिस्कस करते हैं.
मैनी बिजनेस हैव एम्प्लॉय हु आर पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द वर्क दे डू, जो भी उन्होंने काम किया उसके लिए उन्हें पेमेंट की जाती है. मोस्ट एम्प्लॉय विल हैव अ सेट डे ऑन विच ईच एम्प्लॉय वुड शुड बी पेड. आपके पास एक दिन तय कर दिया जाता है कि किस दिन एम्प्लॉयज़ को पेमेंट की जाएगी. एंड इट इज़ द पेरोल डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेरोल डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट वेजेस आर पेड ऑन अ करेक्ट डेट. कि आपके पास करेक्ट डेट पे वेजेस पे की जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पेरोल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वीकली पेड एम्प्लॉयज़ जिन्हें वेज अर्निंग कहा जाता है, वेज अर्नर विल बी पेड एटलीस्ट, कम से कम उन्हें वंस अ वीक पेमेंट की जाए. और नॉर्मली ये आपके पास एक हफ्ते में किसी एक दिन पे कर दी जाती है, लाइक हर थर्सडे को या हर फ्राइडे को या हर मंडे को या हर फ्राइडे को, किसी भी तरह. मंथली पेड एम्प्लॉयज़ को पेमेंट की जाती है वंस अ मंथ, महीने में एक दफ़ा. ये लास्ट डे ऑफ कैलेंडर मंथ हो सकता है, यानी हर महीने की लास्ट डे 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई एंड सो ऑन. या फिर लास्ट थर्सडे और फ्राइडे ऑफ द कैलेंडर मंथ, या फिर हर महीने एक ही पर्टिकुलर डेट को, लाइक 26. एम्प्लॉयज़ में भी पेड देयर वेजेस इन अ सेवरल वे. उन्हें कैश में पेमेंट की जाती है, चेक के ज़रिए पेमेंट की जाती है, बैंक के ज़रिए अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाती है, या फिर बैक्स यानी बैंक्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम के ज़रिए पेमेंट की जाती है. द पेरोल डिपार्टमेंट ऑल्सो मेक्स पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसीज. जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयर के लिए लाजमी है कि वो एम्प्लॉय की पेमेंट से टैक्स डिडक्ट करे, और ये टैक्स उसने गवर्नमेंट को जमा कराना है या गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश इदारे पे जमा कराना है. सो इसकी एग्जांपल आपके पास कि आउटसाइड एजेंसीज को जो पेरोल डिपार्टमेंट ने पेमेंट करनी है वो टैक्स की है. सोशल सर्विस अथॉरिटीज़, जो कि यूके में NIC कंट्रीब्यूशन है, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है, एंड पेंशन स्कीम के लिए जो कंट्रीब्यूशन की जाती है, ये सब पेरोल डिपार्टमेंट ने आउटसाइड एजेंसीज को करनी है. तो तीन उन्होंने एग्जांपल बताई हैं कि जो पेमेंट पेरोल डिपार्टमेंट को आउटसाइड एजेंसीज को करनी है वो है टैक्स, सोशल सर्विस अथॉरिटीज़ एंड पेंशन स्कीम. नाउ एक्टिविटी 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वुड बी यूज्ड टू क्लासीफाई अ पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू हीट द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ अ फर्म ऑफ प्लम्बर. अगर आप पेमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की बिज़नेस को हीट प्रोवाइड करने के लिए बिजनेस प्रेमिसेस को, तो उसे क्या कहा जाएगा? इट इज़ नॉट रिसिप्ट, इट इज़ सेड टू बी. आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपके पास एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है. इट इज़ नॉट अ परचेजेस. आप कोई चीज़ ख़रीद रहे नहीं हैं, बल्कि बिजली कंज्यूम करने के बाद उसकी पेमेंट की जा रही है. रिसिप्ट नहीं है, पैसे आप रिसीव नहीं कर रहे, ना ही सेल्स है. विच आर द फॉलोइंग वुड बी पेड फॉर पेटी कैश? रिमेंबर पेटी कैश के लिए जो एक्सपेंसेस पेमेंट की जाती है वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस पेटी कैश के तौर पे किए जाते हैं, पेटी कैश में से पे किए जाते हैं. पेटी नाम से ही ज़ाहिर है, मुख्तसर. कार पेज ऑन द बिजनेस ओनर्स प्राइवेट व्हीकल. कार पेज आपके पास एक मेजर एक्सपेंस भी हो सकता है, सो इट इज़ नॉट सेड टू बी द पेटी कैश पेमेंट. पैकेट ऑफ एनवेलप्स एट लोकल स्टोर. पेइंग अ सप्लायर फॉर गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट एंड वेजेस एंड सैलरीज. तो इसमें आपके पास सबसे कम कीमत के पैकेट ऑफ एनवेलप्स ही हैं एट लोकल स्टोर, जो कि आपकी पेटी कैश के जरिए पेमेंट की जा सकती है. इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर एसोसिएटेड विद पेरोल. पेरोल से एसोसिएटेड कौन सी ट्रांजेक्शन है? नंबर 1, इनकम फ्रॉम कैश सेल ऑफ कंप्यूटर यूज टू कैलकुलेट सैलरी. तो आपके पास कैश सेल ऑफ कंप्यूटर से जो इनकम हासिल की उसकी मदद से आप सैलरीज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट सेड टू बी द पेरोल. पेरोल आपके पास वो सारे एक्सपेंसेस हैं, ग्रॉस वेजेस हैं, जो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को पे करनी है और समटाइम इसमें से कुछ डिडक्शंस कर देनी है. सेकंड, पोस्टल एंड स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंसेस. दिस इज़ नॉट सेड टू बी पेरोल. पेरोल रिलेट्स टू द पेमेंट टू एम्प्लॉयज़. थर्ड, टैक्सेस ऑन द एम्प्लॉयज़ इनकम, राइट, पेंशन स्कीम पेमेंट एंड वेजेस. वेजेस जो एक पर्सन की, एक एम्प्लॉय की इनकम है, वो कैलकुलेट करना पेरोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरोल डिपार्टमेंट की. उस इनकम पे कितना टैक्स डिडक्ट किया जाना है, उस इनकम की कितनी कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में करनी है, दीज आर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरोल. सो इट इज़ द राइट चॉइस फॉर यू. क्रेडिट परचेज ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर डिलीवरी स्टॉक. दिस इज नॉट ऑलवेज द रिलेटेड टू द पेरोल. नाउ द कीपिंग द रिकॉर्ड. कि आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग, आप रिकॉर्ड कीप करते हैं तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है?
बिज़नेस में बहुत सी ट्रांजैक्शन होती हैं, सेल, परचेज, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स। तो उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने की क्या रीजंस हो सकती हैं? नंबर वन, अ बिजनेस नीड्स टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मच इट ओज टू सप्लायर। बिजनेस को ये जानना है कि उन्होंने अपने सप्लायर्स को कितने पैसे पे करने हैं, एंड हाउ मच इट इज़ ओड बाय क्रेडिट कस्टमर, और उसके क्रेडिट कस्टमर ने उसे कितने पैसे पे करने हैं। सेकंड, रिकॉर्ड ऑफ सेल एंड परचेज आर यूजफुल इन द इवेंट ऑफ क्वेरी और डिस्प्यूट विद अ कस्टमर और सप्लायर। अगर आपका अपने कस्टमर या सप्लायर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू आपने एक डिफरेंट अमाउंट रिसीव करनी है, लाइक से आपने 5000 रिसीव करने हैं अपने कस्टमर से, कस्टमर के अकॉर्डिंग उसने 4500 पे करने हैं। तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए भी आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। थर्ड, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स दैट चेक्स कैन बी कैरिड आउट टू मेक श्योर दैट दे हैव बीन प्रोसेस्ड ऑनेस्टली, कि उन्हें प्रोसेस्ड किया गया है, एंड देयर एंड दैट देयर हैव नो मिस्टेक्स और फ्रॉड, और आपके पास कोई मिस्टेक्स या फ्रॉड नहीं है। क्योंकि ओरली ट्रांजैक्शन करें तो देर आर ग्रेटर चांसेस कि उसमें कोई डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय फ्रॉड कर सकता है। रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स एंड परचेज आर यूजफुल इन द इवेंट ऑफ, ये हो गया। इसके बाद कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एंड परचेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस अलाउ अ बिजनेस टू मॉनिटर हाउ वेल इट इज़ परफॉर्मिंग। अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे सेल्स का, परचेज का, तो तभी आप इनका डिफरेंस एज प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर सकेंगे। सो आपके लिए रिकॉर्ड कीपिंग इसलिए भी ज़रूरी है। इसी तरह सिमिलर रीज़न के लिए आपके पास पेटी कैश रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है, पेरोल रिकॉर्ड करना मेंटेन करना ज़रूरी है, ताकि ये एम्प्लॉयज़ जितने भी आप उन्हें प्रॉपरली रिवॉर्ड कर सकें, प्रॉपरली उनकी मेहनत का उन्हें मुआवजा दिया जा सके, एंड टू इंश्योर दैट करेक्ट डिडक्शंस आर मेड। विल डिस्कस लेटर ऑन इन द चैप्टर रेम्यूनरेशन या लेबर या पेरोल के चैप्टर में हम देखेंगे कि लेबर को जब पेमेंट की जाती है तो सर्टन अमाउंट वहाँ से डिडक्ट कर दी जाती हैं। क्यों की जाती हैं इसी की डिटेल, बट डिडक्ट की जाती हैं। लाइक हमने एक बात की कि एम्प्लॉयर के लिए लाजमी है कि वो एम्प्लॉय को पे करने से पहले एम्प्लॉय की पे में से टैक्स डिडक्ट कर ले और टैक्स अथॉरिटीज़ को पे करे। So transactions are recorded in accounts. The system of recording transaction is therefore called accounting system or bookkeeping system. System organize transaction into set of structured ledger account. तो आपके पास जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन का सिस्टम है उसे अकाउंटिंग सिस्टम या बुक कीपिंग सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए। टू मेंटेन रिकॉर्ड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आपके पास किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसका एविडेंस का होना ज़रूरी है। की पर्सनल इन बोथ बिजनेस इट इज़ लाइकली दैट अ नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल विल इन्वॉल्व इन द डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बहुत से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन में। जैसे कि एक डिपार्टमेंट स्टोर सेल विल बी मेड बाय द शॉप फ्लोर असिस्टेंट। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जो सेल्स हैं वो शॉप फ्लोर असिस्टेंट सेल करेगा। Purchase of goods for resale will be made by the departmental buyer. The general expenses will be paid by the account department. The wages are to be paid by the payroll department. Or any purchase of equipment will probably be made by the store manager. और अगर आप कोई इक्विपमेंट परचेज करते हैं तो वो स्टोर मैनेजर परचेज करेगा। So there are different types of person involved and different types of transaction. In large organization, the number of people involved in business transaction may be in thousands. So it is important to have a system on control over the amount they spend or authorized to prevent the organization getting into difficulties. तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, सो दैट इज़ वाई आपके पास जो अमाउंट स्पेंड की जा रही है उस पर कंट्रोल होना चाहिए ताकि बिजनेस को प्रॉब्लम से, फ्रॉड, एरर से बचाया जा सके। सीनियर मैनेजमेंट ऑथराइज करती है लार्जर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर क्योंकि दे हैव मोर नॉलेज अबाउट द बिजनेस पॉलिसी and the financial position of the organization. Now we'll talk about the control over transaction. If so many people in organizations are involved in so many different types of transaction, then it is important that these transactions are properly controlled. ऐसा तो नहीं है कि गुड्स की ज़रूरत नहीं है फिर भी वो बिजनेस के एक्सपेंस पे परचेज की जा रही हैं और एम्प्लॉय उसे अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं।
ऐसा तो नहीं है कि गुड्स परचेज़ की जा रही हैं लेकिन एक्सपेंसिव रेट पे परचेज़ की जा रही हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी ऐसे कस्टमर को गुड्स सेल की जा रही हैं कि जो हमें वापस पैसे पे नहीं कर सकता। सो ऑल दीज टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन और इस तरह की और बहुत सी ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए लॉस का सबब बनती हैं। सो फर्स्ट बात है, ओनली प्रॉपरली ऑथराइज एम्प्लॉयज कैन एंटर इनटू ट्रांजैक्शन। सिर्फ ऑथराइज एम्प्लॉयज ही ट्रांजैक्शन एंटर कर सकते हैं। लाइक ओनली properly trained sales assistant can make the sales to customer. Only the departmental buyer can enter into transaction to buy the goods. तो हर एक को अगर अथॉरिटी दी जा रही है तो उसके मुताबिक वो चीज़ें परचेज वगैरह कर सकता है, ट्रांजैक्शन एंटर कर सकता है। Transactions are carried out in the correct manner and following the correct procedure. Like each time a shop assistant makes a sales, the amount of the sales must be entered into the till and the money received placed into the till. जब भी सेल की जाती है तो आपके पास उसको रिकॉर्ड भी सही होना चाहिए और उस हवाले से पैसे जो रिसीव किए गए हैं वो भी सेफली के साथ टिल में रखे जाने चाहिए। When transaction take place in business, the system that a business operates should ensure that correct recording of transaction, कि आपके पास जब भी ट्रांजैक्शन करो एक सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत ट्रांजैक्शन करेक्टली रिकॉर्ड हो। Like for example, when money is received for cash sale, this receipt must be recorded as a part of money received in the day and as a sale. कि जब भी आपने कैश सेल की है तो रिसिप्ट को रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने पैसे रिसीव किए उस दिन और एज अ रिजल्ट ऑफ सेल। द अकाउंटिंग सिस्टम शुड इंश्योर दैट कैश रिसीव्ड इज रंग अप ऑन द टिल, मैच किया जाए टिल के साथ, एंड रिकॉर्डेड ऑन द टिल रोल। This receipt should then also be recorded in the accounting entries as a sale. फिर इस रिसिप्ट को सेल की सूरत में रिकॉर्ड भी होना चाहिए। However, on occasions errors may be made when transactions are recorded. गलती भी हो सकती है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में। A transaction or one element of it may fail to be recorded altogether. ये भी हो सकता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली रिकॉर्ड नहीं की या हाफ रिकॉर्ड की है या रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड की है। इस हवाले से भी बिजनेस में वैरायटी ऑफ इंटरनल चेक या कंट्रोल्स होने चाहिए। एग्जाम्पल की आपकी बात कर लें कि इंटरनल चेक और कंट्रोल में क्या क्या शामिल है। रिकॉन्सिलेशन ऑफ कैश इन द टिल एंड द टिल रोल रिकॉर्ड, के रिकॉर्ड में देखेंगे कि आपके पास कितना कैश होना चाहिए और चेक करेंगे कि क्या इतना कैश मौजूद है या नहीं। चेकिंग ऑफ द एडिशन ऑफ चेक लिस्टिंग यूज टू कंप्लीट पे इन स्लिप, आपने ये भी देखना है कि कितने चेक जो है लिस्ट में हैं जिनको पे इन स्लिप में रिकॉर्ड किया गया है, या पे इन स्लिप में जो रिकॉर्ड हैं वो आपके पास सारे चेक मौजूद हैं। रिकॉन्सिलेशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ पैटी कैश टू द पैटी कैश रिकॉर्ड, रिकॉन्सिलेशन की जाए कि कितने आपके पास पैटी कैश मौजूद है और एज पर पैटी कैश रिकॉर्ड कितना होना चाहिए। चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, चेकिंग ऑफ मतलब एंट्रीज में तो नहीं कोई मिस्टेक। चेकिंग ऑफ चेक पेमेंट और पैटी कैश ऑथराइजेशन, कि जो पेमेंट की गई है वो प्रॉपरली ऑथराइज है या नहीं। रिकॉन्सिलेशन ऑफ कैश रिकॉर्ड टू बैंक स्टेटमेंट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, बैंक रिकॉन्सिलेशन। टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें तो बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो डेली बेसिस पे होती हैं, जैसे कि सेल परचेज। बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शन हैं कि जो मंथली बेसिस पे होती हैं या वीकली बेसिस पे होती हैं। वीकली बेसिस पे वेजेस पे की जाती हैं, मंथली बेसिस पे बिल पे किए जाते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ को वेजेस पे सैलरीज पे की जाती हैं। कुछ ट्रांजैक्शन आपकी क्वार्टरली बेस भी हो सकती हैं, जैसे कि रेंट आपने तय किया अपने लैंडलॉर्ड के साथ कि आप अपने क्वार्टरली पे करेंगे यानी हर 3 महीने बाद। और कुछ ट्रांजैक्शन बहुत ही कम होती हैं यानी नॉन करंट एसेट की परचेज और सेल। द टाइमिंग एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन विल वेरी, वो चेंज होती है। सम सच एज सेल्स टेक प्लेस ऑन डेली बेसिस, अदर सच एज सैलरीज ऑन मंथली बेसिस। आइटम एज इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बिल विल टेंड टू बी पेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। Purchase of equipment will probably not be particularly frequent. Whenever transaction occur, they should be promptly recorded. फ़ौरन ही उन्हें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए अकाउंट्स में on the day they occur. इसी को कहते हैं क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करना। क्रोनोलॉजिकली एज एंड व्हेन occur, कि जैसी कि ट्रांजेक्शन अकर हुई उसे रिकॉर्ड कर लिया गया। This is important to ensure that business records are correct and up to date. It is also necessary for legal reasons in respect of sales and other taxes
हम कंसिडर इस बात को करते हैं कि आपके पास जिस पीरियड में सेल अकर हुई है उसे उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि उससे एक्यूरेटली हम उसका उस पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें, एंड देन फिर उस पर उसी पीरियड के हवाले से टैक्स भी इम्पोज हो। एक्टिविटी 3 में आपसे कह रहे हैं कि Linkins is the manager of research and development unit of a large chemical company. She has been given a control of the investigation of potential healing properties of naturally occurring compounds found in Amazon forest. So कह रहे हैं state why she will need to ensure careful records are maintained, तो इसमें अपने record keeping की reasons mention करनी है. Explain why she needs to set up a system of authorization and control ताकि fraud और error ना हो सकें. And explain why timing is important when dealing with financial transaction, because जिस पीरियड में ट्रांजैक्शन अकर हुई है उसी पीरियड में उसे रिकॉर्ड करने से उस पर्टिकुलर पीरियड की प्रॉफिटेबिलिटी का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी बेस पे आप पे टैक्स भी इम्पोज किया जाता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर. और इसके एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन में आपके पास पहली बात कह रहे हैं कि बिजनेस बायज गुड्स ऑन क्रेडिट, व्हेन विल दिस रिक्वायर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू बी अपडेटेड. तो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस में जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर होती है हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक्चुअल कैश की रिसिप्ट या पेमेंट का वेट नहीं करते. फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ओनली व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड और ओनली व्हेन द गुड्स आर पेड, कि जब हम गुड्स को रिसीव करेंगे या गुड्स को पे व्हेन द गुड्स आर पेड, या जब गुड्स की पेमेंट करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे. नो, व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड एंड अगेन व्हेन दे आर पेड फॉर, आप इसे कपल ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेंगे. जब आप गुड्स रिसीव करेंगे उस वक्त भी रिकॉर्ड करेंगे कि गुड्स रिसीव करनी है और अमाउंट आपके लिए पेबल है, और जब आप पेमेंट करेंगे तो तब भी आप रिकॉर्ड करेंगे कि पेबल अमाउंट आपने पे कर दी है और कैश में पेमेंट कर दी है, जैसे भी पेमेंट की है. थर्ड है व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड, अगेन व्हेन दे आर पेड फॉर, एंड व्हेन द गुड्स आर रीसोल्ड. सो एज द क्वेश्चन इज अबाउट द बिजनेस बायर्स गुड्स ऑन क्रेडिट, बिजनेस चीज़ों के परचेज करने के हवाले से बात की जा रही है, तो इट इज़ द सी ऑप्शन विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट, कि जहाँ पे हम गुड्स को ख़रीदने पे भी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, गुड्स बाय करने की और उनकी पेमेंट करने पे भी, उसके दोबारा रीसेल करने के हवाले से आपसे ट्रांजैक्शन का नहीं पूछा गया था. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रिसिप्ट जनरेटेड बाय द इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर. अब चूंकि सर्विस प्रोवाइडर की बात है तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन लिखा है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड, तो वो गलत हो जाता है. सेकंड है इनकम फ्रॉम गिविंग अ सर्विस, बिल्कुल ठीक. उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिसिप्ट जनरेटेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इनकम फ्रॉम सर्विस ऑफ गिविंग अ सर्विस रिकॉर्ड करते हैं इसे. पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं, पेमेंट फॉर शेयर कैपिटल नहीं, जिनका बिल्कुल कोई कंसर्न नहीं बनता. अगर आप इंटरनेट या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे आपको जो इनकम हासिल होती है वो आपने रिकॉर्ड करनी है. हाउ वुड यू डिस्क्राइब पेटी कैश. स्मॉल अमाउंट के लिए, स्मॉल एक्सपेंसेस के पेमेंट के लिए जो आप अमाउंट सेट असाइड रखते हैं उसे पेटी कैश कहा जाता है. सो फर्स्ट वन इज कैश फॉर some small everyday expenses. This is correct. Second, overdraft arranged by bank is your liability, not your asset. Petty cash is asset. Spare cash invested in a separate bank account. No. And money in the current account. This is also wrong. Jason Helms runs a stationery business and has sold computer supplies to Peter Simons and Sons for payment in 1 month. Which of the following are true? Number 1, it is a cash transaction. जो सोल्ड कर रहा है कंप्यूटर सप्लाइज पीटरसन को और वो पीटरसन 1 महीने में पेमेंट करेगा, तो दिस इज़ नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन. सेकंड, द एक्सपेंडिचर मस्ट बी ऑथराइज बाय जेसन हेल्म. जेसन हेल्म सेल कर रहा है, परचेज नहीं कर रहा कि वो एक्सपेंडिचर को ऑथराइज करेगा. थर्ड, अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन मस्ट बी कीप इन केस ऑफ फ्यूचर क्वेरी. बिल्कुल, रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है फ्यूचर क्वेरी के लिए. एंड जेसन हेल्म विल नीड टू इंश्योर पेमेंट इज रिसीव इन 1 मंथ. और सेलर ने इस बात को यकीनी बनाना है कि उन्हें 1 महीने में पेमेंट मिल जाए. सो 3 and 4 आर राइट ऑप्शंस. लास्ट विच सेक्शन ऑफ ग्रॉसरी बिजनेस पेज सैलरी. तो हम बात कर चुके हैं कि सैलरी पेमेंट पेरोल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इट इज़ द पेरोल डिपार्टमेंट, राइट. So this is all from the first chapter, but before considering the types of business documentation, we will consider some basic terms or component of financial statement in the next lecture.